ये सब देखकर ऐसा लगा इस हर एक प्रदेश में पुरुष का कितना स्थान होता है उतना ही स्थान महिला को भी होता है। लेकिन इधर महिला का ऊपर इतना सारे कंप्लेंट्स भी हो रहे हैं और एक तरफ हम लोग एनसीडब्ल्यू इतना केसेस और एक केसेस लेकर इधर आ गया कुछ। आज सुबह हम लोग कमीशन से भी बात किया, लेकिन उधर गया कमीशन का चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ। अगर स्टेट वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन है तो इस केसेस का बारे में थोड़ा सोचते थे और कोई भी महिला इधर केस रजिस्टर करवाता था। और डीजीपी से भी हमारा मीटिंग हो गया, तभी भी हम लोग बात किया था, उनसे बताया इतना सारा केसेस हम लोग रिसीव किया और एनसीडब्ल्यू में हम लोग लेटर लिखते हैं कौन सा जिला में वो केस है, उनका एसपी को लेटर लिख के विदिन 30 डेज एटीआर आप हमको भेजिए। लेकिन मैंने क्या अभी ये पूरा बताया, अभी तक भी उनका एटीआर नहीं भेज दिया। और उसमें भी आज हम लोग बात किए तभी उन्होंने बताया मैम हम लोग अभी तुरंत कितना केसेस पेंडिंग है, अभी क्या उसमें एटीआर बाकी है, हम लोग तुरंत विदिन वीक के अंदर आपको रिपोर्ट भेजेगा, ये तो उन्होंने बताया। इधर आ गया तो फिर ये भी बात है, एक बार हमारा एनसीडब्ल्यू का कमीशन में हम लोग, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, हम सबको पता है हम लोग दूर दूर से ट्रैवल नहीं कर सकते किसी केस के ऊपर, नहीं तो हम लोग तुरंत पहुंचते थे कोई केस में। लेकिन हम लोग ऑनलाइन हियरिंग भी किया था डीजीपी का साथ, तभी भी हम लोग रिक्वेस्ट किया था इतना केसेस पेंडिंग है आप एटीआर भेज दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया। उसका बाद भी एटीआर नहीं आया, फिर हम लोग को इधर आना पड़ा। अभी फेस टू फेस हम लोग डिस्कस किया और ये लग रहा है विमेन के लिए, वुमेन का ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, ज़रूर किधर भी होगा तो एनसीडब्ल्यू उसका साथ हम लोग ज़रूर देगा, क्योंकि भारत में हर एक महिला का उनका लिव विद डिग्निटी उनका हक होता है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ विमेन के लिए इतना सारा लॉ से, वो लॉ का कानून का कैसा उपयोग करना है, किधर उपयोग करना है, और अगर ऐसा कुछ मेरा साथ कुछ अन्याय हो रहा है मैं पहले किधर जाऊँ, इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस का भी ज़रूरत है। इसीलिए आज हम लोग ये भी बताया था थोड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए अभी स्टेट वुमेन का साथ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप बना दीजिए, ऐसा भी रिक्वेस्ट किया और वो लोग बताया था हम लोग ये भी करेगा। ये सब हम लोग इतना सब केसेस है अभी कोविड का वजह से, तो मैंने फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ हम लोग ये नहीं देखते है कोविड है हम लोग दूसरा स्टेट में नहीं जा सकते, हम लोग दिल्ली से आ गया, ये नहीं देख सकता दिल्ली में भी है कोविड, इधर भी है, लेकिन इधर कोविड के ज़्यादा महिला का ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम लोग को वो भी इम्पोर्टेंट है। कमीशन तो विमेन के लिए काम कर रहे हैं और विमेन का इशू लेकर ही हम लोग काम करते हैं। अभी मेरा साथ राजुलबेन देसाई भी, वो भी दो बात आपका साथ कहना चाहते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट और है, अपना पास इतना केस तो रजिस्टर आ रहा है, ये तो ऑफिशियल अपना पास प्रूफ है, विदाउट प्रूफ हर एक ग्राम पे कुछ इंसिडेंट होता है, लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन जाने के लिए डर लगता है उसको, क्योंकि पुलिस में उधर काम भी अच्छे नहीं किया। क्योंकि मैंने भी एक हियरिंग ले लिया, उसमें लड़की ने बयान दे दिया था मेरा साथ वो लड़का ज़बरदस्त मेरे को लेकर होटल में गया है, लेकिन रिपोर्ट ऐसा आ गया उसका मर्जी से वो गई है। बाद में लड़की ने मेरे साथ लास्ट 2 डेज बैक उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैम देखिए रिपोर्ट ही बदल दिया था इसमें। इसीलिए हम लोग हर एक एसपी से, वो इधर का ही केस में जयपुर का ही एक केस का बारे में बता रहे हो, ऐसा सब हो रहा है। हर एक पुलिस को हम लोग इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, अगर कोई महिला अपना स्टेशन में आता है तुरंत उसको ह्यूमैनिटी के बारे में सोच लीजिए और एक बार उसको न्याय दिलाए कि आप भी काम कीजिए, आयोग भी काम करेगा। हम सब महिला के लिए किसी अन्याय हो जाएगा तो एक काम ये नहीं, पूरा सरकार का काम ही नहीं होता, सरकार का भी काम होता है, ऑफिशियल का भी काम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, वन स्टॉप सेंटर का होता है, विमेन एंड चाइल्ड, हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर उधर गलत हो रहा है तो वो गलती है, उसका ऊपर हम लोग सब काम करना है। और अभी राजुलबेन बात करेगा। ओके हाँ, जगह चलेगी कि यहाँ टेबल कर लीजिए। नहीं
मैं सभी पत्रकार मित्रों को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से नमन और वंदन करती हूँ। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार वंदन करती हूँ। यहाँ आके एक हैरान गति वाली बात हमें ये पता चली कि यहाँ धारा 144 लागू है। कमीशन को बताया गया कि यहाँ कोई प्रेस अलाउड नहीं होगा, हमारे लिए भी कोई विशेष प्रबंधन नहीं किए गए क्योंकि जयपुर में, राजस्थान में धारा 144 लागू है। इट्स ओके, हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और कानून को हम सम्मान की नज़र से देखते हैं। जबकि मैंने आज न्यूज़पेपर में देखा कि राजस्थान सरकार के मंत्री खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वहाँ धारा नहीं लागू थी 144? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आयोग का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी, किसी भी स्टेट के बारे में डेमोक्रेसी की बात की थी। मुझे राजस्थान में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। महिला जो राजस्थान की आधी जनसंख्या है, आज राजस्थान में देख लो, अभी मुझे कल रात को एक फोन आया था कि नागौर जिले में छोटी खाटू ऐसा कोई एरिया है, वहाँ एक देवासी महिला का शव बरामद हुआ है। वो महिला जो 3-4 दिन से लापता थी। क्या कर रही है सरकार? और आज जब उनके परिजनों शिकायत करने जाएंगे, कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि मैं पास के डिस्ट्रिक्ट से नाता रखती हूँ, गुजरात से, मुझे ये पता है राजीनामा करवाने का दबाव बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं चुपकी प्रशासन की, पुलिस डिपार्टमेंट की, आज डीजीपी के सामने हमारी आयोग की टीम ने ये प्रश्न उपस्थित किए हैं कि इतनी आयोग, कोई महिला आयोग तक कब पहुंचती है? कोई डिस्ट्रिक्ट की महिला है, जालोर जिले की, अभी ये जो हमें देवासी समाज ने आवेदन पत्र दिया है, पथेड़ी प्रकरण केस में काफी सारा समाज ने भी रिक्वेस्ट की, सरकार को भी विनम्र निवेदन किया, आज भी वो लोग ठहर के ठहर वहां है। न्याय कब मिलेगा? संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का पालन कब किया जाएगा? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है जहां हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए सरकार को कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप लेने होंगे। हालांकि वो महिला सुरक्षा को लेकर आज राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश की तरह माना जाता था, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था कि वो अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से पूरे देश में जाना जाता था। आज राजस्थान में महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि एक महिला है वो प्रशासन तक, थाने तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं आत्महत्या कर रही है। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या के किस्से, डीजीपी को मैंने बोला है आप एक अलग सेक्शन बनाइए। आप देखिए कि एक साल में राजस्थान में महिला अत्याचार के बाद आत्महत्या के किस्से कितने बढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि महिला को सुसाइड करना पड़ता है? क्यों महिला आत्महत्या करती है? तो ये सब जो इसके पीछे, अगर हम एक इन्वेस्टिगेशन की तौर पे, रिसर्च की तौर पे जाए, तो बहुत डरावना और भयानक चित्र राजस्थान का महिलाओं के लिए हमारे सामने आ रहा है। चलो, महिलाओं की एनसीआरबी का डेटा मैं बताना चाहती हूँ कि एनसीआरबी का डेटा में पिछले साल 2019 में राजस्थान में 10% 2% जो है महिला अत्याचार के किस्से रिपोर्ट हुए हैं। जो महिला नहीं पहुंच पाई है, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि क्या यहाँ की परिस्थिति है। सेकंड, 41,550 केसेस रिपोर्ट हुए हैं यहाँ। पूरे देश में राजस्थान है वो दलितों के खिलाफ अत्याचार, वो चाहे दलित महिला हो या दलित समाज हो, उसमें नंबर 1 पे है। मैंने आज एक प्रेस कटिंग देखा, उसमें नंबर 2 लिखा था। मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो भी जो भी न्यूज़पेपर था, नंबर 1 पे है। दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है। मैं उनका आंकड़ा लास्ट ईयर का आपको बताती हूँ, 5,997 दलितों के खिलाफ जो रिपोर्टेड केस है। अभी देखो कि मैंने देखा कि बांसवाड़ा में एक 7 वर्षीय बालिका पर जो दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप, अगवा किया जाता है, गैंगरेप होता है, परिजनों थाने तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय कब मिलेगा? ये नॉट ओनली फॉर बांसवाड़ा, सीकर का केस आप ले लो, सीकर का केस ले लो। 9 बार, मतलब पिछले 9 महीने से लगातार वो गैंगरेप का भोग बनी है हमारी नाबालिग, हमारी बेटी।
हमारे देश की बेटियां आज राजस्थान में सलामत नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी लगा रहे हैं, तो क्या राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी ग्रांट भी हम सरकार को दे रहे हैं, तो वो क्या यहाँ अमली नहीं है? आपको मैं ये भी ध्यान देना चाहती हूँ कि सीकर के साथ साथ धौलपुर के एक एरिया में भी एक नाबालिग का जो केस सामने आया है। सभी जगह मैंने देखा, हाँ कौन सा बासेड़ी, हाँ, उसमें मैंने देखा कि दुष्कर्म और गैंगरेप, मैंने वो सब नाम नोट कर रखे हैं। आमेर जयपुर, आमेर का जो स्कूल जाते हुई बच्ची का जिस प्रकार से उसको भी अगवा कर अपहरण कर गैंगरेप कर, अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए, राइट टू जस्टिस और फास्ट जस्टिस चाहिए महिलाओं के खिलाफ। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो महिलाओं के लिए स्पीडी जस्टिस होने चाहिए। कहीं ना कहीं डीजीपी से हमारी ये बहुत बड़ी, हमने एक चिंतन और मनोमंथन किया है कि पुलिस को आप सेंसिटाइज कीजिए। राजस्थान पुलिस महिला को संवेदनशीलता से सुने। ये संवेदनशीलता की बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को समझनी होगी, तब जाके 12 केस की भी चलो बात थी, तो 164 का जो निवेदन आ गया कि भी वो खुद मर्जी से गई है, हमने सुना। तो एक लीगली हम पॉइंट यहाँ अराइज होता है कि कंसेंट, तो कंसेंट, नाबालिग अगर वो अपनी कंसेंट से, अपनी सम्मति से किसी के साथ भाग जाती है, नाबालिग बच्ची, उनको सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता है, तो क्या हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? कानून की परिभाषा, हमारा जो ये नाबालिग का जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो कहता है कि उनकी कंसेंट कानून की परिभाषा में कंसेंट नहीं है। तो इसके खिलाफ हम कब जागेंगे? केंद्र सरकार का एक हमारा बहुत प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहा है वो है सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर, आज हमने WCD के ऑफिसर से भी बात की कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप वन स्टॉप सेंटर की विजिट जाइए। सखी बिठाई है हमने महिलाओं के लिए, हर एक जिले में, राजस्थान के सभी जिलों में सखी बिठाई है। वो सखी, उनको अगर वो इंजर्ड है तो मेडिकल सहाय, लीगल एड चाहिए, लीगल एडवाइस, पुलिस रिगार्डिंग FIR दर्ज नहीं करते हैं। सखी, वहां सखी जो बिठाई है, अगर उनको घर से निकाल दिया तो 5 डेज से 7 डेज तक वो वहां स्टे कर सकती है। ये सब फ्री कॉस्ट है, उनका पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार। यहाँ के राज्य सरकार क्या कर रही है कि कोई भी जिलों में, क्योंकि गत वर्ष मेरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 9 दिन का दौरा रहा था, मैंने सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की विजिट की, मैंने देखा, मैंने DM लेवल के अफसर से पूछा कि क्या आपने कभी वन स्टॉप सेंटर की मीटिंग विजिट ली है। काफी सारे अधिकारियों को पता ही नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर क्या है। हमारी महिला जिनके लिए हम चिंता करें, जिनके लिए भारत सरकार चिंता कर रही है, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ उपलब्ध है। तो हमने WCD को खास करके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्ट किए हैं कि आने वाले दिनों में वन स्टॉप सेंटर के होर्डिंग्स हमें जयपुर में दिखने चाहिए, जोधपुर में दिखने चाहिए, जैसलमेर में दिखने चाहिए, और सभी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल की बच्चियों को पता हो कि वन स्टॉप सेंटर क्या है। हमें बताना होगा कि व्हाट इज अ गुड टच और बैड टच। हमारी बच्चियों, जो नाबालिग लड़कियों पर जो दरिंदगी हो रही है, जो हैवानियत हो रही है, ये हैवानियत को अगर, तो हमें, मुझे लगता है हमारी परवरिश में हमारी बच्चियों को साथ साथ हमें उनको कानूनन जागरूकता पे भी भार देना पड़ेगा। और सरकार, हम उम्मीद रखते हैं कि राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में महिला की सुरक्षा, क्योंकि देखो महिलाओं के लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है शिक्षण, एजुकेशन, हेल्थ और उनकी सिक्योरिटी। तो महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार संवेदनशील बने। मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों को बचाओ। सरकार अपनी ढीली नीति जो है वो बंद करे, सरकार कोई ठोस कदम उठाए। निश्चित तौर पर हमारी बेटियां हैं वो गर्व के साथ, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है, वहाँ हमने स्त्री को देवी का रूप माना है। वहाँ हमारी बेटियां, हमें शर्म आती है 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म, 7 साल की, 8 साल की, भरतपुर, बांसवाड़ा, मतलब कोई जिले का नाम बाकी नहीं है जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी न हुई हो। तो मैं आप सब मीडिया को भी, राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंसिटाइज आप होइए और ज्यादा से ज्यादा नाबालिगों के खिलाफ जितने भी केसेस है उनमें सरकार
क्यों कदम नहीं उठाती है। और गांव के सरपंच लेवल पे मैं मानती हूँ कि सभी सरपंच का एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। और सरपंच लेवल पे, क्योंकि एक ये भी हमारा रिसर्च रहा है कि मैक्सिमम किस्से है उसमें अपने परिजनों और जो जानभेद है, जो उनके नज़दीकी रिलेशन में है, उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं वो जो विक्टिम बनती है, भोग बनती है। तो बच्चियों को अवेयर करना पड़ेगा, उनको हमें ये अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी बच्चियों को हमें ये बात बतानी होगी। और राजस्थान सरकार जो 144 धारा हमको बता रहा है, वो हमें लगता है कि राजस्थान सरकार अपने मंत्रियों को बताए कि 144 क्या है और कैसे 144 का इम्प्लीमेंटेशन करना है।